नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग। और जो ये वीडियो है टोटली हिंदी मीडियम में होगा और आप सभी हिंदी मीडियम साथी वालों के लिए हिंदी मीडियम का एकदम बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है मनी और बैंकिंग यानी कि मुद्रा और बैंकिंग, इसमें हम मेन रूप से ये पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो क्या थी, और जो वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो मुद्रा आई वो किस प्रकार आई, मुद्रा के क्या क्या कार्य थे, और जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें बैंक प्रणाली कैसे काम करती है, वाणिज्यिक बैंक क्या होता है और केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो यानी मनी और बैंकिंग नामक चैप्टर में यही क्या है, मेन टॉपिक है। इसी को हम विस्तार रूप में इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो क्या था, हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वह उस चीज़ को क्या करता था, खरीदने के लिए जो भी वस्तु उसके पास उपलब्ध होती थी उसको देता था। सपोज दैट एक बढ़ई है जिसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो क्या करेगा, अपनी कुर्सी को ले जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके पास चावल है। तो इससे क्या होता था, लोग वस्तुओं का आपस में क्या करते थे, विनिमय करते थे। विनिमय मतलब क्या होता है, बदलना। तो इससे इसी को बोलते हैं वस्तुओं का वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं अपने चैप्टर को। मुद्रा के आविष्कार से पहले प्राचीन विश्व का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार होता था। जब मुद्रा नहीं थी तो प्राचीन विश्व का व्यापार इसी सहारे होता था। किसके सहारे, वस्तु विनिमय प्रणाली के, यानी कि वस्तु के बदले हम सब वस्तु देते थे, पैसा या रुपया या डॉलर नहीं देते थे तब। ठीक, वस्तु विनिमय से अभिप्राय वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। यानी वस्तु विनिमय का क्या मतलब है, वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। पर ठीक, एक अर्थव्यवस्था जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से विनिमय किया जाता है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या सीसी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि ऐसी एक अर्थव्यवस्था जहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, या तो उसे सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी देता है और बदले में किसान से चावल प्राप्त करता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली तभी कार्य करती है जब क्या हो, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाए। यानी कि जब बताओ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तभी तभी तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं कर सकेगी। ठीक, अब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, चलिए इसे हम और जानते हैं अच्छे से। देखिए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि जिसे इंग्लिश में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, से अभिप्राय खरीदने और बेचने वालों की परस्पर आवश्यकताओं की एक साथ पूरा होना है। यानी कि इसका मतलब ये है, जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उसकी एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हो क्या हो, एक साथ पूरा हो। जैसे कि मान लीजिए जो कुर्सी बेच रहा, मतलब जो कुर्सी दे रहा है चावल के बदले, उसे क्या चाहिए, कुछ चावल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कुर्सी लेके अपने किसी गेहूं वाले के पास जाएगा तो उसको क्या होगा, उसे चावल तो मिलेगा नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, चावल हो। यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो, यानी कि चावल वालों को भी कुर्सी मिल जाए और कुर्सी वालों को भी चावल मिल जाए। अगर एक इनमें से किसी एक को भी अगर एक वस्तु नहीं चाहिए होगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जरूर होना चाहिए। ठीक, उपयुक्त उदाहरण में बढ़ई को चावल की आवश्यकता किसान की कुर्सी की आवश्यकता के अनुरूप है। यानी कि जो बढ़ई की चावल की आवश्यकता है वो किसान की कुर्सी की आवश्यकता के अनुरूप है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रणाली अच्छे से चल रही है। परंतु वास्तविक जीवन में दोहरे संयोग का पाया जाना बहुत मुश्किल होता है, इससे बहुत व्यापार लागत आती है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है अन्य आदमी के पास वही चीज़ हो, या जो हम दे रहे हैं वो आदमी वही चीज़ लेने को तैयार हो जाए। ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ वस्तु विनिमय के जरिए विनिमय करना अधिक मुश्किल और जटिल हो गया। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी उससे उससे क्या हुआ, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उससे व्यापार करना मुश्किल और जटिल हो गया। क्योंकि जैसे जैसे मतलब समय आधुनिक होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो लोगों की ढेर सारी आवश्यकताएं हो गई, तो उससे क्या हो गया, वस्तु विनिमय से व्यापार करने से क्या हो गया, जटिल और मुश्किल हो गया।
वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं थी उसको हम देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा थी, सबसे पहले यही थी कि वह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का क्या रहता था, अभाव रहता था। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली केवल तभी कार्य कर सकती है जब दोनों क्रेता और विक्रेता परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं की अदला बदली चाहते हों। यानी कि जब क्रेता और विक्रेता चाहते हों कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला हो चाहता हो कि हम दोनों एक दूसरे के सामान की अदला बदली कर सकते हैं, तभी क्या हो सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए, ए के पास वह हो जो बी चाहता हो और बी के पास वह हो जो ए चाहता हो, परंतु ऐसा दोहरा संयोग बहुत कम होते हैं। यानी कि समझ गए ना, ए के पास वही होना चाहिए जो बी चाहता है और बी के पास वही होना चाहिए जो ए चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ये दोहरे संयोग का अभाव होगा और इसमें क्या होगा, ये व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। और जो दूसरी इसकी सीमा थी, ये थी कि मूल्यों के सर्वमान्य मापक इकाई का अभाव। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी वस्तुएं एक समान मूल्य की नहीं होती हैं। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या होता है, अलग अलग मूल्य होता है, सबका एक समान मूल्य नहीं होता है। और वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का सर्वमान्य मापक इकाई नहीं होती है। यानी कि वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं उनकी एक मापक इकाई नहीं होती है जिसमें विनिमय अनुपात को व्यक्त किया जा सके। यानी कि ऐसा कोई मापक नहीं होता है कि जिसमें विनिमय अनुपात को नापा जा सके। जैसे कि अगर आपको कुर्सी के बदले चावल लेना है तो आपको ये नहीं पता है कि हम कितना कुर्सी दें तो हमें 1 किलो चावल मिल जाए। तो इसीलिए क्या होता है, विनिमय अनुपात इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। सर्वमान्य मापक की कमी से विनिमय अनुपात एक असमान होता है। यानी कि मापक की इकाई कोई नहीं है तो क्या होता है, विनिमय अनुपात असमान होता है। हो सकता है आप 1 किलो चावल के लिए 5 कुर्सी दे दें और असलियत में आपको सिर्फ 1 ही कुर्सी देना रहे, तो इससे क्या होता है, जिससे एक पक्ष को हानि को हो सकती है। यानी कि इससे एक पक्ष को हानि को सामना करना पड़ता है इस प्रणाली की वजह से। उदाहरण के लिए, यदि ए के पास गेहूं और बी के पास चावल है तो यह तय करना कठिन होता है कि कितने चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए। यानी कि एक ए के पास अगर गेहूं है तो अगर बी चावल चाहता है तो ये तय करना कठिन हो जाएगा कि चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए कि क्या हो, आवश्यकताओं का पूर्ति हो जाए। ये होती है दूसरी समस्या जो वस्तु विनिमय प्रणाली में देखी जाती है। जो तीसरी समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, वह थी स्थगित भुगतानों की मापक इकाई का अभाव। स्थगित भुगतान मतलब क्या होता है, जो भुगतान यानी कि जो पेमेंट हमें फ्यूचर में भविष्य में करने होते हैं उन्हें बोलते हैं स्थगित भुगतान। ठीक, अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों या स्थगित भुगतानों वाली सौदों को निम्न कारण से आसानी से नहीं किया जा सकता था। पहला क्या था, पहला कारण ये था कि इसलिए नहीं भावी मतलब भुगतान किए जा सकते थे क्योंकि हो सकता है कि उधार लेने वाला पुनर्भुगतान के समय ठीक उसी गुणवत्ता वाली वस्तु को उपलब्ध ना करा सके। यानी कि जिस समय हमने उधार में जो क्वालिटी की सामान लिया था, जब उधार देने लगे तो उसी क्वालिटी का सामान हम जिससे उधार लिए थे उसको ना दे सकें। ठीक, और दूसरी समस्या ये हो सकती है कि पुनर्भुगतान किस विशेष वस्तु के रूप में किया जाए, इसमें भी मतभेद हो सकता है। यानी कि पुनर्भुगतान हम किस में करेंगे, जब दोबारा हमें मतलब जो भी हम चीज़ आपसे उधार लिए हैं तो उसको हम किस रूप में देंगे, उस विशेष वस्तु के लिए भी क्या होता सकता है, मतभेद हो सकता है। वो बोले कि हमें दोबारा टमाटर चाहिए और आप दोबारा आलू देने के लिए तैयार हो, तो इससे क्या हो सकता है, इससे मतभेद हो सकता है। पुनर्भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो सकती है। यानी कि इससे मतलब ये है कि जब हो सकता है कि जब आपने आलू लिया हो तो उससे तो आलू आपकी सस्ती रही हो, लेकिन जब आप आलू दे रहे हैं तो उसमें आलू महंगी हो गई है। तो अब जब आलू आप उसको देंगे, आपने मान लीजिए उसमें 5 किलो आलू लिया था और 5 किलो आलू तो 5 रुपए किलो थी, लेकिन अब जिसमें आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आलू का दाम बढ़ के 12 रुपए हो गया। तो यानी कि अगर आप आलू 5 किलो देंगे तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि और कमी हो सकती है जिससे क्या होगा, भावी भुगतानों में आदमी को एक तरफ तो हानि होगी। ठीक, देखिए, चौथी समस्या थी मूल्य के संग्रहण की समस्या। अब ये क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के लिए धन को भावी प्रयोग के लिए संग्रहित करना मुश्किल होता था। यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें लोग क्या करते थे, जो उनका धन होता था, धन मतलब कोई भी चीज़, जैसे जो भी चीज़ उनके पास है, दाल चावल अनाज कुर्सी मेज या कुछ भी चीज़ हो गया, उसे बोलते हैं धन। तो धन को भावी प्रयोग के लिए मतलब संग्रहित करना, इकट्ठा करना क्या होता है, मुश्किल होता था। सपोज दैट अगर मान लीजिए किसी के पास
टमाटर हैं, अगर वो टमाटर अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहता है तो कितने दिन तक रख पाएगा? भविष्य में सिर्फ टमाटर 3, 4, 5 दिन चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? टमाटर खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होता था, धन को भावी प्रयोग के लिए संग्रहित करना क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था। ठीक, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं जैसे कि सब्जी आदि में टिकाऊपन नहीं होता है, अर्थात उनकी गुणवत्ता समय के साथ गिरती जाती है। इतनी सारी समस्याओं के साथ वस्तु विनिमय लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। परिणाम स्वरूप इसे मुद्रा विनिमय ने हटा दिया, जिसमें वस्तुओं का क्रय और विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अब इसमें इतनी सारी समस्या थी वस्तु विनिमय में, तो क्या हुआ, लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसे किसने हटा दिया? वस्तु विनिमय ने हटा दिया, यानी कि अरे सॉरी क्षमा करिएगा, इसे किसने हटा दिया? मौद्रिक विनिमय ने इसे क्या किया? हटा दिया। जिसमें क्या होता है मौद्रिक विनिमय में, वस्तुओं का क्रय और विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अब भाई, अब ये मुद्रा क्या होता है? अब मुद्रा की हम परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और मूल्य की मापक इकाई होती है, मूल्य का संग्रहण करती है और स्थगित भुगतानों की मापक इकाई होती है। यानी कि मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जो क्या की जाए, समान रूप से क्या की जाए, विनिमय के रूप में स्वीकार की जाए, और जिसमें हम मूल्य को माप सकें और मूल्य को हम क्या कर सकें, संग्रहित कर सकें, और फ्यूचर पेमेंट यानी कि स्थगित भुगतान को कर सकें। उसी को बोलते हैं मुद्रा। मुद्रा मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि नोट या सिक्का, मुद्रा का मतलब ये भी होता है चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या होता है, ये सब किस में आते हैं? मुद्रा में आते हैं। यानी कि सिक्के, नोट, चेक आदि सभी वस्तुएं जो व्यापारिक लेन देन और भुगतान में उपयोग होती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से मुद्रा कहा जाता है। यानी कि सिक्के, चेक, ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं जो भुगतान करने में उपयोग की जाती हैं या व्यापारिक लेन देन में, सामान खरीदने में क्या की जाती हैं, उपयोग की जाती है, उन्हें मुद्रा कहते हैं। ठीक, मुद्रा के कुछ कार्य होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। मुद्रा के कार्यों को मोटे तौर पर 2 शीर्षक में बांटा जा सकता है। यानी कि जो मुद्रा के कार्य होते हैं, अगर हम मुद्रा के कार्य को बांटना चाहें तो हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। ठीक, प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य की मापक इकाई, ये क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य होता है। किसका? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है पहला तो विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य की मापक। ठीक, और इसका जो द्वितीय कार्य होता है, द्वितीय कार्य को हम इसे सहायक कार्य भी बोलते हैं, वो होता है स्थगित भुगतानों का मापक, यानी कि जो फ्यूचर में पेमेंट किए जाएंगे उनकी मापक और मूल्यों का संग्रहण, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मूल्यों का संग्रहण। ठीक, अब चलिए हम इनको थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कार्य किन्हें कहते हैं, हम इन्हें जान लेते हैं। प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन। ठीक, प्राथमिक कार्य से मुद्रा के उन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया जाता है जो इसे प्रत्येक देश में करने चाहिए। यानी कि ये ऐसे कार्य हैं जो मुद्रा क्या करती है, प्रत्येक देश में करती है, उसे ही बोलते हैं प्राथमिक कार्य। ये इस प्रकार हैं, देखेंगे आप नीचे। पहला तो है विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि इसका प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन देन में भुगतान हेतु किया जा सकता है। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह है कि मुद्रा ऐसी चीज है जिसका हम क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। यानी कि भुगतान मतलब क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं इससे माध्यम से। ठीक, मुद्रा के माध्यम से। इस कार्य ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की मुख्य समस्या को और वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित असुविधाओं को दूर कर दिया। यानी कि जो इसका कार्य है विनिमय का माध्यम, इसने क्या किया, जो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग की समस्या को क्या कर दी, खत्म कर दिया, और जो बहुत सारी असुविधाएं होती हैं वस्तु विनिमय में, उसको भी क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया विनिमय का माध्यम ने। ठीक, दूसरा कार्य क्या है मुद्रा का प्राथमिक? देखिए, प्राथमिक में जो दूसरा जो कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य का मापक, यानी कि मूल्य की इकाई। देखिए, मूल्य की इकाई क्या होती है, इसे हम जान लेते हैं। मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा से अभिप्राय है कि यह एक ऐसे सामान्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हम पैसे में किसी भी वस्तु या सेवा के दाम को बता सकते हैं। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है तो भी आप उसका दाम पैसे में जान सकते हैं, और अगर आपको एक कॉपी किताब लेना है तो भी उसका दाम आप क्या कर सकते हैं, पैसे में जान सकते हैं। तो यह क्या करती है, मूल्य की मापक इकाई की कार्य करती है मुद्रा इस रूप में। ठीक, यानी कि सभी चीजों के दाम को हम इसमें व्यक्त कर सकते हैं रुपए या
डॉलर या जो भी मुद्रा हो उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक अकेली इकाई अर्थात कीमत के रूप में संक्षिप्त करने से उनके बीच विनिमय दर को ज्ञात करना और उनकी कीमत की तुलना करना बहुत सरल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ के दाम को क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में बताते हैं, तो उसके बीच में तुलना करना मतलब क्या, किस चीज़ का दाम ज़्यादा है, किस चीज़ का दाम आसान है, मतलब बहुत कम है, उससे उससे क्या हो जाता है, हमें आसानी मिल जाती है। यानी कि जब कीमत पता रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं मुद्रा के द्वितीयक कार्य की तरफ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मुद्रा के सेकेंडरी फंक्शन। ठीक, देखिए इनमें अभिप्राय मुद्रा के इन कार्यों से है जो कि प्राथमिक कार्यों के पूरक हैं। यानी कि इन कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जो प्राथमिक कार्य की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ये कार्य प्राथमिक कार्यों से ही प्राप्त होते हैं और इसी कारण इनको व्युत्पत्ति कार्य कहा जाता है। यानी कि इनको क्या बोलते हैं, एक रूप से जो सेकेंडरी फंक्शन है, व्युत्पन्न कार्य। यानी कि व्युत्पन्न कार्य मतलब क्या होता है, जो दोबारा जो किसी से उत्पन्न हुए हैं, किससे उत्पन्न हुए, प्राथमिक कार्यों से उत्पन्न हुए, इसलिए क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न कार्य बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक, जो मुख्य द्वितीयक कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम तो है स्थगित भुगतानों की मापक, यानी कि जो मुद्रा उन के लिए मापक के रूप में कार्य करती है जो कि भविष्य में होने वाले हैं। यानी कि वो सौदे जो भविष्य में होने वाले हैं उसके लिए क्या करती है, मुद्रा एक मापक के रूप में कार्य करती है। यानी कि भविष्य में आप जब सौदा कर रहे हैं किसी को भविष्य में पैसा देने के लिए, तो उसके लिए एक मापक होती है कि आपको भविष्य में इतने पैसे किसी व्यक्ति को देने हैं। ठीक, प्रत्येक दिन ऐसे हजारों सौदे होते हैं जिनमें भुगतान तत्काल नहीं किया जा सकता। मुद्रा ऐसे सौदों को प्रोत्साहन देती है और पूंजी निर्माण और देश के आर्थिक विकास में सहायता करती है। ठीक, मुद्रा का यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रा ने स्थगित भुगतानों के मापक के रूप में ऋण लेने और ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ऋण लेना और ऋण देना क्या, जो भी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें भविष्य में पेमेंट किए जाते हैं ना, आने वाले समय में पेमेंट किया जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुद्रा था उसने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया कि ऋण लेना और ऋण देना बहुत ही सरल हो गया। ठीक, अब देखिए मुद्रा का जो दूसरा द्वितीय कार्य है वो है मूल्य का संग्रह, जिसे हम मुद्रा का संचय का कार्य भी बोलते हैं। देखिए मुद्रा का प्रयोग क्रय सत्य के वर्तमान से भविष्य में हस्तांतरित करने में किया जा सकता है। मुद्रा धन के संग्रहण का एक तरीका है, यद्यपि धन के संग्रहण का अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। यानी कि धन का संग्रह हम क्या कर सकते हैं, अन्य रूपों में भी कर सकते हैं, परंतु मुद्रा सबसे अधिक मितव्ययी और सुविधाजनक तरीका है। सपोज करिए आपके पास धन के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली के समय में चावल हो, तो आपको चावल को इकट्ठा करना, एक जगह रखना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस प्रक्रिया में। क्यों, क्योंकि चावल जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्थान घेरेगा और उसे ले जाने में और ले आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास मुद्रा होगी तो आप मुद्रा क्या होगी, आपके इस कार्य को सरल बना देगी, क्योंकि मुद्रा एक बहुत ही आसान तरीका है मूल्य का संग्रहण करने में। आप मुद्रा को आसानी से ले आ जा सकते हैं कहीं पर भी जहाँ चाहें। तो इसने क्या किया, मूल्य के संग्रह को क्या कर दिया, आसान बना दिया, किसने, मुद्रा ने। ठीक, अब देखिए मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा के कुछ लाभ हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहला तो लाभ यह है कि मुद्रा 1 से लेकर 500 तक की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध है। यानी कि अगर हम किसी से 1 रुपये का सामान लेते हैं तो भी उसका 1 रुपये का भुगतान कर सकते हैं आसानी से, और किसी से मान लीजिए हम 500 का सामान लेते हैं तो भी उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा को आसानी से ले जाया जा सकता है, अतः मुद्रा को संचय करना सरल और मितव्ययी होता है क्योंकि इसके संग्रहण में अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। हम मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ले जाने और ले आने में ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, इसका संचय करना भी क्या होता है, सरल होता है। मुद्रा के रूप में बचत वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होती है। यानी कि अगर हम मुद्रा के रूप में अपनी बचत करते हैं तो क्या होगा, ये किसी वस्तु के रूप में बचत करना, जैसे टमाटर के रूप में बचत करने से क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मुद्रा हम चाहे इतने तक रखें खराब तो होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम टमाटर को रखेंगे लंबे टाइम तक तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर हम मुद्रा के रूप में बचत करते हैं
तो इससे क्या होता है, हमारे वस्तुओं की अधिक सुरक्षा रहती है। ठीक, देखिए मुद्रा ने बस विनिमय प्रणाली की जो कमियों को दूर किया, उसे हम देख लेते हैं एक बार। ये वही कमियां हैं जो मुद्रा के कार्य हैं। मैंने जो जो मैंने आपको पहले बताया वही है। एक बार ही मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। पहला तो है, इसने क्या किया, बस विनिमय का माध्यम जो प्रदान किया, जिससे क्या हो गया, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग खत्म हो गया और आसानी से लोग सामान खरीद सकते हैं। दूसरा इसने क्या किया, इसने मूल्य की मापक इकाई के रूप में कार्य किया। तो इससे क्या हो गया, एक साझी इकाई आ गई, जिससे क्या हुआ, वस्तुओं का हम क्या क्या कर सकते हैं, सापेक्षिक मूल्यों की तुलना कर सकते हैं और आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा इसने क्या किया, मूल्य के संग्रहण का कार्य किया, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भावी उपयोग के लिए वस्तुओं का संग्रहण बहुत मुश्किल होता था। अगर हम बस विनिमय प्रणाली में किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसका संग्रहण करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके खराब होने की डर है, और जिसे उसे हम जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर वो सारा ढेर सारा स्थान घेरेगा। और अधिकांश वस्तुएं नाशवान प्रकृति की होती हैं। नाशवान मतलब क्या होता है, जैसे टमाटर नाशवान है ना, तो समय बाद ये खराब हो जाएगा, और उनके संग्रहण में बड़ी मात्रा में स्थान और यातायात भी लगता था। इसीलिए क्या होता था, ये प्रणाली जो थी, विनिमय प्रणाली, वो बहुत ही क्या थी, कठिन थी। लेकिन जब मुद्रा आई, तो मुद्रा ने क्या किया, तो भावी उपयोग के लिए धन को संग्रहित करना क्या किया, आसान बना दिया। ठीक, अब देखिए, स्थगित भुगतानों की मापक इस इकाई, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि जो भविष्य में हम भुगतान करने वाले हैं, उसकी इसने क्या की, एक मापक इकाई के रूप में कार्य किया। ठीक, अब देखिए, अब मुद्रा आपूर्ति, अब इसे हमें पढ़ने की जरूरत है अच्छे से कि मुद्रा आपूर्ति क्या है। देखिए, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। यानी वो मुद्रा आपूर्ति का मतलब यह है कि एक अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर जनता के पास कुल कितनी मुद्रा है, यानी कि जितनी मुद्रा होगी वही क्या होगी, मुद्रा आपूर्ति होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक, अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें केवल जनता के पास मुद्रा को शामिल किया जाता है। जनता शब्द मुद्रा को उपयोग करने वाले क्षेत्र अर्थात व्यक्ति और व्यावसायिक फर्मों को रेखांकित करता है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, जितना भी मुद्रा जनता के पास है, सिर्फ उसी को शामिल किया जाता है। इसमें मुद्रा उत्पादक क्षेत्र अर्थात सरकार और बैंकिंग व्यवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा धारित नकद कोष देश में वास्तविक प्रवाह में नहीं होता है। यानी कि सिर्फ इसमें जो जनता के पास है उसी को ही शामिल किया जाएगा। जो बैंक और जो सरकार के पास है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उनके पास नकद कोष होता है वो वास्तविक प्रवाह में नहीं होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक मतलब क्या, यह एक समय बिंदु पर क्या की जाती है, नोट की जाती है। यह एक समय बिंदु से संबंधित है, इसीलिए क्या है, एक स्टॉक अवधारणा है, मनी सप्लाई। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के माप क्या है, यानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, मुद्रा आपूर्ति के कई माप है। पहला माप है M1। M1 को हम जान लेते हैं, M1 क्या है। यह मुद्रा आपूर्ति का पहला और आधारभूत माप है। यानी मुद्रा आपूर्ति का जो पहला माप है उसे क्या बोलते हैं, हम M1 बोलते हैं। इसे लेन देन की मुद्रा यानी कि ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है। यानी कि M1 को क्या कहा जाता है, लेन देन की मुद्रा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं, क्योंकि इसे सीधे लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसको हम सीधे लेन देन के लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए हम M1 को लेन देन की मुद्रा भी कहते हैं। M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल माप है, क्योंकि इसके सभी घटक आसानी से विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जितने भी मापक हैं मुद्रा के, उसमें क्या है, M1 सबसे क्या है, तरल है, क्योंकि हम इसको आसानी से विनिमय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, M1 में क्या क्या आता है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए, M1 में जनता के पास सिक्के और करेंसी, यानी जनता के पास जितने सिक्के और करेंसी है, वो क्या होगा, वो M1 में आएगा। दूसरा क्या, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, यानी व्यापारिक बैंकों पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट हैं वो सब क्या होंगे, M1 में शामिल की जाएंगी। और तीसरा, बैंकों के RBI के पास अन्य जमाएं, यानी कि इसमें तीन चीजें शामिल हैं। पहला, जनता के पास
सिक्के और करेंसी, दूसरा व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं और तीसरा आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ठीक, देखिए जनता के पास करेंसी और सिक्के से क्या मतलब है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें जनता के पास उपलब्ध कागजी नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं, यानी कि जितने भी जनता के पास कागजी नोट और सिक्के हैं, 1, 2, 10 रुपए या 5 रुपए के, वो सब क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। याद रखिए, सरकार और बैंक के पास उपलब्ध कोई भी करेंसी शामिल नहीं हो सकती है, यानी कि जो सरकार और बैंक के पास पैसा है उसको नहीं शामिल किया जाएगा, सिर्फ जो जनता के पास है उसी को शामिल किया जाएगा। ठीक, अब दूसरा होता है इसका जो मतलब कंपोनेंट, वो है व्यापारिक बैंकों के मांग जमाएं। अब देखिए, इससे व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाओं से होता है। मांग जमाएं वो जमाएं होती हैं जिन्हें खाता धारक द्वारा किसी भी समय चेक द्वारा जारी करके नकद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मांग जमाएं जितने भी होती हैं वो क्या होती हैं, यम में शामिल की जाती हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट जो यम में शामिल होता है, वो रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होता है, यानी कि आरबीआई के पास जितने भी अन्य जमाएं होती हैं उसको थर्ड कंपोनेंट ऐसा ट्रीट किया जाता है, जिसमें यम में इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विदेशी बैंकों और विदेशी सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक और आईएमएफ आदि की ओर से रखी गई जमाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि जो जितने भी विदेशी संस्थाएं होती हैं और विदेशी बैंक होते हैं, जितने वो सब जितने भी पैसे आरबीआई में हमारे यहाँ रखते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। परंतु इसमें भारत सरकार और व्यापारिक बैंकों की आरबीआई के पास जमाएं शामिल नहीं होती हैं। इसमें जो हमारे देश की पैसा जमा है और जो व्यापारिक बैंकों ने हमारे देश का जमा किया है उसको नहीं शामिल किया जाएगा। बस इसमें ऐसे पैसों को शामिल किया जाएगा जो विदेशी सरकार के हैं या विदेशी बैंक के हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के हैं। ठीक, दूसरी माप क्या है मुद्रा की, वो है यम 2। अब यम 2 में क्या क्या आता है उसे हम देख लेते हैं। यह यम 1 की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति की विस्तृत अवधारणा है, यानी कि यम 1 की अपेक्षा क्या होती है, यम 2 ये बड़ी होती है। इसमें यम 1 के अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक के बचत खातों को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसमें यम 1 तो शामिल ही है, इसके अलावा डाकघर बचत बैंक के जो बचत खाते होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। यानी कि यम 2 में क्या क्या शामिल होगा, पहला तो इसमें यम 1 शामिल होगा और दूसरा डाकघर बचत बैंक के बचत खाते इसमें शामिल होंगे। डाकघर बचत बैंक के बचत खाते चेक द्वारा आहरणीय नहीं होते हैं, यानी कि चेक द्वारा निकाला नहीं जा सकता है जो बचत खाते में पैसे जमा होते हैं डाकघर में, अतः इन्हें बैंक की मांग जमाओं की तरह नहीं रखा जा सकता है। इसी कारण यम 2 की अवधारणा विकसित हुई, यानी कि इसी की वजह से क्या हुआ, यम 2 की अवधारणा जो हुई विकसित हुई। अब देखते हैं यम 2 और यम 3 और यम 4 क्या, यम 3 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह अवधारणा यम 1 की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यम 1 के अतिरिक्त इसमें शुद्ध स्वावधिक जमाएं भी सम्मिलित होती हैं, यानी कि यम 1 के अलावा इसमें क्या एफडी भी शामिल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वावधिक जमाएं। हिंदी में एफडी को हम बोलते हैं शुद्ध स्वावधिक जमाएं। यानी कि यम 3 मतलब क्या होगा, यम 3 मतलब यम 1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध स्वावधिक जमाएं। शुद्ध स्वावधिक जमाएं मतलब क्या, बैंकों के पास एफडी। ठीक, अब देखिए, अब यम 3 के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इस माप में यम 3 के अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं भी सम्मिलित होती हैं, यानी कि इसमें यम 3 के अतिरिक्त जो डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं होती हैं उसको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि यम 4 = यम 3 प्लस डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं, और एनएससी को इसमें छोड़कर, यानी कि एनएससी क्या होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, इसको छोड़कर डाकघर में जितनी भी बचत जमाएं होती हैं उसको शामिल किया जाता है। यहाँ पर यम 3 प्लस लगेगा, आप सबका ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो जो बैंकिंग की है उसके साथ। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी को हिंदी मीडियम से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उन वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब आपको हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी बैंकिंग की वीडियो। तब तक के लिए पढ़ लो।